हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमारे पास दो स्पेशल केसेस होते हैं रिएक्शन के। एक था हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन और दूसरा है हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम जो करने वाले हैं दैट इज आवर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है? फेक। दैट मीन्स जो फेकली बिहेव करे। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या है, जो रिएक्शन एक्चुअल में होती तो फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। दीज आर दोज रिएक्शंस विच in which there are more than one reactant but the rate of reaction depends only on the concentration of one reactant experimentally। देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो रिएक्शंस हमारे पास रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है पर जो हमारा रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है केवल एक ही रिएक्टेंट पे। ऐसा किस केस में होता है? मान लीजिए हमारे पास दो रिएक्टेंट है और दूसरा हमें कोई भी दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस में दे दिया जाए। जब वो कोई चीज़ एक्सेस में आ जाती है तो रिएक्शन उससे इंडिपेंडेंट हो जाती है और जब रिएक्शन उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी ओनली ऑन द वन रिएक्टेंट। तो उस केस को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे? देखिए मान लीजिए हमारे पास है A प्लस बी और इससे मिल रहा है हमें प्रोडक्ट। इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब बोलेंगे? हमने बोला है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम उसे बोलते हैं जो लगती तो हमें सेकंड ऑर्डर की है पर एक्चुअल में होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जिससे रिएक्शन को इंडिपेंडेंट होना है। या तो हम A को एक्सेस में लेंगे या B को एक्सेस में लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा dx अपॉन dt है अगर मैं उसको करती हूँ k इंटू a रेज टू पावर 1 दैट मीन्स कि हमारी जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो B है यहाँ पे B है हमारा एक्सेस में। और अगर हम इसको ये लिख रहे हैं दैट आवर dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k इंटू बी रेज टू पावर 1। तो इस केस में जो हमारा A होगा A विल बी इन एक्सेस और इस केस में हमारा B विल बी इन एक्सेस। देखिए दोबारा देखते हैं। हमारे पास जब रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट होते हैं अगर हम नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन A की है, यहाँ पे एक कंसंट्रेशन B की है। रिएक्शन हमारी सेकंड ऑर्डर हो जानी चाहिए क्योंकि 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। बट हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमें ये रिएक्शन होती तो फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन हमें लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर की है। ऐसा कब होगा? जब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स गिवन होंगे उनमें से एक रिएक्टेंट जो होगा वो एक्सेस में प्रेजेंट होगा और हमारी जो रिएक्शन है उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस केस में हमने लेट किया है A प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को A से डिपेंडेंट दिखाते हैं B से इंडिपेंडेंट दिखाएंगे तो हमारा जो B है वो एक्सेस में हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको B पे डिपेंडेंट दिखाते हैं तो A है वो हमारा एक्सेस में हो जाएगा। हम इसका जनरल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दैट इज एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर।
देखिए हम एस्टर लेते हैं CH3COO इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, दैट मीन्स इसके अंदर वाटर को डाल रहे हैं और ये बन जाता है CH3COOH और साथ में CH3OH। इस केस में जो हमारी वाटर है एक्सेस के अंदर प्रेजेंट इन एक्सेस, और जब वाटर एक्सेस में प्रेजेंट हो जाएगी तो अब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करेगा इस वाली क्वांटिटी पे, तो इसको बोलते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, डू यू थिंक जीरो ऑर्डर रिएक्शन exist because all the reaction depends on the concentration but not zero order reaction। ये बोल रहा है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने तो अब तक जो देखा है वो ये देखा है कि कोई भी अगर रिएक्शन है तो वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, क्योंकि जीरो ऑर्डर के केस में रिएक्टेंट तो हमारे पास होते हैं, तो इस केस में हमारा ऑर्डर रिएक्शन का क्या जीरो पॉसिबल है। तो हम इसके लिए देखो, हमने देखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, हमने उसके लिए किया था हाफ लाइफ, फिर इंटीग्रेशन, फिर हमने यूनिट एनालिसिस किया था, तो बहुत सारे मेथड्स हमने किए हैं, इसका मतलब जीरो ऑर्डर एग्जिस्ट तो करती है। तो हम लिखेंगे यस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एग्जिस्ट इन नेचर। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन आती है N2 + H2 गिव राइज टू 2NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। देखिए इस केस में क्या होगा, देखो सारी की सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पे होती हैं, सारी की सारी रिएक्शंस ऐसे करके कैटलिस्ट की सरफेस पे अकर करती हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारी कैटलिस्ट की पूरी सरफेस ऑक्यूपाई हो जाती है, तो इस केस में अब जाके जो हमारी रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है कंसंट्रेशन से। तो इस तरह से हमारी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी सरफेस को तो ऑक्यूपाई कर लिया है। अब जब सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया गया है तो रिएक्टेंट कहाँ पे आएंगे, तो जब हमारी रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो हम उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टॉपिक इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या है, देखिए जब कोई भी रिएक्शन होती है तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कोलाइड होते हैं, कोलाइड होने के बाद एक केमिकल चेंज आता है, और जो वो केमिकल चेंज आता है कोलाइडिंग के बाद उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो देखिए इसके लिए लिखते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज total number of molecules colliding with one another they collide to bring a chemical change। वो कोलाइड करते ही क्यों हैं, क्योंकि उनको एक केमिकल चेंज लेके आना है। टू दे कोलाइड टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है A और B, जब ये आपस में कोलाइड होंगे तो ये बॉन्ड बनाएंगे A और B के बीच में। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास A के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, A फिर से A और फिर से A, यहाँ पे B भी हो सकता है ऐसे, क्योंकि रिएक्टेंट है, बहुत सारे रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कोलाइडिंग की बात करें तो देखिए A से भी कोलाइड कर सकता है, A B से भी, ऐसे ही ये B के साथ कर सकता है, A के साथ कर सकता है, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, और जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई चेंज आता है और उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शंस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, जब भी हम कभी भी मॉलिक्यूलैरिटी की बात करते हैं, देखिए जब हमने पीछे बात की है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी की। ऑर्डर के अंदर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, यानी कि हमारी रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से किस तरह से अफेक्टेड है। यहाँ पे हम बात करते हैं कोलाइडिंग की, जब तक रिएक्टेंट कोलाइड नहीं होंगे तो कोई भी केमिकल चेंज वहाँ पे नहीं होगा, और केमिकल चेंज नहीं होगा तो
रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या लिखेंगे, इट कैन नेवर बी जीरो, मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी रिएक्शन की कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी जीरो। नेक्स्ट टर्म इज, देखिए हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आधा पार्टिकल उससे जाके टकराया या उसका 3/5 पार्ट उससे जाके टकराया, तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, तो हम लिखते हैं इट कांट बी फ्रैक्शनल। थर्ड, इट कांट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, ना तो फ्रैक्शनल होएगी ना कभी भी पॉइंट्स में भी नहीं आएगी, तो इट कांट बी फ्रैक्शनल। सो हम लिखेंगे इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन के। नेक्स्ट हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलैरिटी के बिहाफ पे भी हमारे पास रिएक्शंस के टाइप होते हैं, तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलैरिटी। तो फर्स्ट करते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसको बोलेंगे हम, जब हमारे पास जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल होगा वो केवल सिंगल होगा, तो उसको बोलते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो लिखते हैं व्हेन वन मॉलिक्यूल इज कोलाइडिंग, when one molecule is colliding, तो इसको बोलते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2O2 गिव राइज टू H2O और साथ में निकलता है हाफ O2, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए नाम से ही अंडरस्टूड है, बाई का मतलब टू, यानी कि जब हमारे पास जो कोलाइडिंग स्पीसी है वो टू होंगी तो हम उसको बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखिए when two molecules are colliding simultaneously with each other to bring a chemical reaction. तो उसको बोलते हैं हम बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2 + I2 गिव राइज टू 2HI। यहाँ पे जो हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो एक H2 है और दूसरा I2 है। जब ये आपस में कोलाइड होते हैं तो ये बनाते हैं 2HI, और यहाँ पे क्योंकि दो हैं कोलाइड करने वाले इसीलिए इसको बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। थर्ड वन इज ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन में ट्राई का मतलब तीन, दैट मीन्स जब हमारे पास जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो तीन होंगे तो उसको बोलते हैं हम ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखिए 3 मॉलिक्यूल्स collides, it will be ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2NO प्लस में O2 गिव राइज टू 2NO2। दो नंबर है, 2 मोल्स है यहाँ पे NO के और 1 मोल है यहाँ पे O2 का, और जब ये आपस में कोलाइड होते हैं तो हमें देते हैं 2NO2, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? देखिए, जब हमारे पास जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 1, 2, 3 ना होके बहुत सारे होते हैं, यानी मेनी नंबर ऑफ कोलिजन अकर्स इन अ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जब हमारे पास ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, यानी कि बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है दैट इज आवर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसके लिए हम लिखते हैं when many number of collision occurs to bring about a chemical reaction, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। फॉर एग्जाम्पल 5Br प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, और ये देता है हमें 3Br2 साथ में 3H2O। यहाँ पे वैसे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं जो कोलाइड कर रहे हैं वो है 12 आयंस। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी जब हमारे पास बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्हेनियस इक्वेशन। जो अर्हेनियस इक्वेशन होती है ये होती है K इज इक्वल्स टू A e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। यहाँ पे जो K है, K इज आवर रेट कांस्टेंट, A जो है यहाँ पे दैट इज आवर कोलिजन फैक्टर, E जो है E एक्सपोनेंशियल होता है, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज आवर EA। EA जो यहाँ पे है दैट इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी। R है हमारे पास गैस कांस्टेंट दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, या हम इसको बोल सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। नेक्स्ट इज T। T इज आवर टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो यूनिट है ये है केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन लिखेंगे हम। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, हमें इसको सॉल्व करना है। जो लास्ट डेरिवेशन है अर्हेनियस इक्वेशन के लिए वो डेराइव करनी है। कैसे करेंगे, देखो हम इसमें दोनों तरफ K इज इक्वल्स टू A e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। तो हम लिखेंगे टेकिंग ln बोथ साइड्स, टेकिंग ln बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग लेने के बाद देखिए ln ऑफ K इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में है पावर तो ये एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास ln ऑफ A माइनस EA अपॉन RT। तो इसके बाद हमने पीछे जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी तो उस केस में हमने नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी लगाई थी दैट इज ये ऐसे होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ x। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इट विल बी 2.303 log ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a को भी इसी प्रॉपर्टी के साथ कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 2.303 log ऑफ a माइनस, क्योंकि यहाँ पे ln नहीं है इसको किसी चीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा एज इट इज EA अपॉन RT। अब हम करेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग ऑल इक्वेशन बाय 2.303। तो देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन बाय
2.303। जब हम इस इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2.303 log ऑफ k अपॉन में 2.303 इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ a अपॉन में 2.303 और माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, हमारे पास मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं और दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आएगी log ऑफ k इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। अब हम इसको लेट करते हैं कि फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल, लेट किया हमने फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल। देखिए ये बन जाएगा log ऑफ k1 इज इक्वल्स टू log ऑफ a हमारे पास कांस्टेंट है तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, माइनस ऑफ ई ए अपॉन 2.303 RT1। जो यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स हैं वो k है और t है। फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल हम करेंगे, फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए अगेन log k2 इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। ये हो जाएगा। लेट किया हमने, ये इक्वेशन हमारे पास 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो देखिए अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जब हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से, तो ये बन जाएगा log ऑफ k2 माइनस log ऑफ k1 इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303। ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगी, देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है दैट log x माइनस log y अगर कहीं पे गिवन है तो ये कन्वर्ट हो जाता है log ऑफ x अपॉन y में। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ k2 अपॉन में k1 विल बी इक्वल्स टू log a से log a कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये है हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन के लिए फाइनल डेरिवेशन, जो कि हमारे पेपर में कई बार इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डराइव दिस इक्वेशन, तो इसको हम ऐसे डराइव करते हैं। ये है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन फॉर अर्हेनियस इक्वेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। रिएक्टेंट हैं तो वो मूवमेंट भी करेंगे और जितना सरफेस एरिया वहाँ पे होगा उसी के अंदर वो मूवमेंट करेंगे, आपस में टकराएंगे भी, और इसी को बोलते हैं हम कोलिजन। तो देखिए कोलिजन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन occurring per unit volume per second is called collision frequency। दोबारा देखते हैं हम, जब भी कोई रिएक्शन होती है उसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं और जितने भी रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं वो आपस में मूवमेंट जरूर करते हैं, और वो जो मूवमेंट करते हैं जितना सरफेस एरिया होता है उसी के अंदर वो मूवमेंट करेंगे, और जब वो मूवमेंट करेंगे तो आपस में भी टकराएंगे भी, और इसी को बोलते हैं हम कोलिजन। तो देखिए जनरली किसी भी रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10⁻25 से
से लेके 10⁻28 तक। तो देखिए जनरली 10⁻25 to 10⁻28 collision frequency occurs within a reaction। देखने में ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, फिर भी इतना ज़्यादा कोलिजन होने के बाद कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो स्लो होती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो फास्ट होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन तब हो पाती है जब हमारे पास कोई भी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होता है। तो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। तो देखिए देयर आर two conditions for effective collision। फर्स्ट वन इज एनर्जी बैरियर। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं तभी वो प्रोडक्ट दे पाते हैं, अदरवाइज वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाते। एनर्जी बैरियर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये ऐसे होता है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है और ये है हमारे पास प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं बैरियर। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट जब इस बैरियर तक जाएंगे तभी ये प्रोडक्ट में आएंगे। अगर हमारे पास रिएक्टेंट इससे नीचे तक जाते हैं या यहीं तक जाते हैं तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो इसके लिए रिएक्टेंट को ये बैरियर क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होता है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसको बोलते हैं हम एनर्जी बैरियर। यानी ये वाली एनर्जी जो रिएक्टेंट को यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी, दैट इज आवर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तो ही एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएगा और पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बनेंगे। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज आवर एनर्जी बैरियर और जो सेकंड फैक्टर है दैट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या है, मान लीजिए दो कार आ रही हैं, एक केस में तो वो साइड से छूकर निकल जाएंगी और दूसरे केस में वो हेड टू हेड मिलेंगी। तो बताओ किस में नुकसान ज्यादा होएगा, जो हमारे पास साइड से छू के निकली है या जो हमारे पास हेड टू हेड कोलाइड हुई है। यहाँ पे वही केस है, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो ही रिएक्शन होगी। जो निकल जाएंगे वो रिएक्शंस कैसे देंगे, तो हमारे पास अगर हमें कोई भी रिएक्शन वहाँ पे करानी है तो कम से कम वो कोलाइड आपस में जरूर करें और जब तक वो कोलाइड नहीं करेंगी तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस होती हैं किसी भी रिएक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो हम लिखते हैं वी हैव कोलिजन थ्योरी। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, देखो वी हैव कोलिजन थ्योरी। इसको हम इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज फॉर अ रिएक्शन टू अकर collisions are must। अगर किसी भी रिएक्शन को होना है तो वहां पे कोलिजन्स बहुत जरूरी है कि कोलिजन्स हो। सेकंड कंडीशन इज दे शुड हैव हाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतनी हो कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। तो हम लिखेंगे देयर शुड बी हाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज
अगर हमें कोई भी इफेक्टिव कोलिजन चाहिए तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होना बहुत जरूरी है। तो हम लिखेंगे टू हैव इफेक्टिव कोलिजन, अगर हमें इफेक्टिव कोलिजन कराने हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल should have threshold energy, and the last point is उनके पास जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, that will be they should have proper orientation। तो ये होती है हमारे पास कोलिजन थ्योरी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।